से शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन 3 प्रमुख खबरों की करेंगे हम पड़ताल, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, और उन प्रमुख खबरों पर सबसे पहली और प्रमुख खबर है पीसीबी से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पाकिस्तान का धमकी बम एकदम फुस नजर आया। बीते कल एक बार फिर से पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है एक बार फिर से उसकी बेइज्जती हुई। दरअसल उसने खेल खेलने से पहले 2 शर्तें रखी थी। अब क्या थी वो दोनों शर्तें और उस पर क्या कुछ जवाब सामने आए, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, जहां नए कपड़े और नई साइकिल की सवारी करे जमकर खरीदारी। जी हां, जीएसटी जो नए जीएसटी रिफॉर्म किए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं कपड़े भी सस्ते हुए हैं और साथ ही साइकिल भी सस्ती हुई। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में तालिबानी फरमान इस वक्त दिया गया है। आखिर क्या कुछ वो तालिबानी फरमान है, क्यों डांस पे और म्यूजिक पे वहां पर रोक लगाई जा रही बच्चों के सीखने पर, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि खेल से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर है। जैसे एक बार फिर से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। जी हां, एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का धमकी बम पूरी तरह से फुस से नजर आया। मैच रेफरी एंडी पावरक्रॉफ्ट को हटाने की मांग ठुकराए जाने के बाद पाकिस्तान ने यूएई से मुकाबला खेलने से साफ तौर पर इनकार तो कर दिया, लेकिन करीब 1 घंटे के भीतर ही सरेंडर भी कर दिया और पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरने के लिए मजबूर हो गई। अब ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं आया। पहले मांग और फिर बैकफुट पर पाकिस्तान की टीम। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा किसके कहने पर किया और पाकिस्तान की आखिर क्या मजबूरी थी कि वो बैकफुट पर आ गया। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान की टीम की बेइज्जती होना कोई नई बात नहीं है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ड्रामेबाज। जी हां, पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड मजाक बनता हुआ नजर आया और बैकफुट पर एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम नजर आई, जहां यूएई के खिलाफ मैदान पर पाकिस्तान की टीम ने पहले तो उतरने से मना कर दिया था और मैच ना खेलने की धमकी दी थी कि जब तक आप रेफरी को नहीं बदलते तब तक हम खेल नहीं खेलेंगे। लेकिन 1 घंटे के भीतर ही बैकफुट पर भी पाकिस्तान की टीम नजर आई। पीसीबी ने आईसीसी से ये गुहार लगाई थी और अपनी 2 मांगे रखी थी। पाकिस्तानी टीम ने जबरदस्त ड्रामा किया और करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये ड्रामा चला है। करीब 1.5 घंटे देरी से स्टेडियम टीम पहुंची थी और तय समय से देरी से ये मैच शुरू हुआ, क्योंकि बाद में जब मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद में पाकिस्तान की टीम मजबूर हो गई और बैकफुट पर नजर आई, जिसके बाद में यूएई के साथ उसका मैच हुआ। भारत के हाथों करारी हार से भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, क्योंकि जब पाकिस्तान की करारी हार हुई थी तो उस दौरान भारतीय टीम ने नो हैंडशेक करते हुए जले पर नमक छिड़का था और सीधे तौर पर उसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम ने एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती करा ली है। आखिर पाकिस्तान की एक भी कल नहीं चली। 2 मांगे पाकिस्तान की टीम ने रखी थी मुख्य तौर पर, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से दावा किया गया कि पीसीबी ने आईसीसी से 2 मांगे रखी थी, जिसमें पहली मांग थी कि मैच रेफरी एंडी पावरक्रॉफ्ट को हटाया जाए। ये पहली मांग थी पाकिस्तान की। तो वही भारतीय कप्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग थी, ये दूसरी मांग थी। जिसके बाद में जब ये दोनों मांगे की और कहा कि अगर ये दोनों मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम ये खेल नहीं खेलेंगे। एंड मूवमेंट पे आकर खेल खेलने से मना पाकिस्तान ने कर दिया था, जिसके बाद में आईसीसी ने पाकिस्तान की दोनों मांगों को ठुकरा दिया। पीसीबी ने दूसरी बार लिखित शिकायत की थी और दोनों बार आईसीसी ने मुंह की खाई।
आईसीसी से मुंह की खाई पाकिस्तान ने, जिसके बाद में कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आया है। 2 मांगे रखी गई और साथ ही धमकी दे दी कि अगर आप ये दोनों मांगे नहीं मानते तो हम खेल से दूरी बना लेंगे, हम यूएई नहीं के साथ में मैच जो है हमारा नहीं खेलेंगे। लेकिन 1 से 1.5 घंटे तक ये पूरा ड्रामा चलता है। उसके बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में पाकिस्तान की टीम ग्राउंड पर उतरने को मजबूर हो गई। अब बैकफुट पर पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से आ चुकी, क्योंकि पीसीबी की अगर हम बात करें तो उसका खुद का तो कोई अस्तित्व है नहीं, और सीधे तौर पर सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार की कठपुतली बनकर हमेशा पाकिस्तान की जो ये टीम है वो बनी रहती है। सरकार जैसा कहती है वैसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम करती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान की टीम का, और ऐसे में यूएई से मैच ना खेलने पर एशिया कप से बाहर हो जाता। यानी कि पाकिस्तान ने 2 मांगे तो रखी, लेकिन अगर वो खेल नहीं खेलता तो नुकसान उसी का था, जिसकी वजह से मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता या इस मैच से पीछे हटता तो उसको करोड़ों का नुकसान होता, और करोड़ों का नुकसान होता देख करके पीसीबी बैकफुट पर आ गया। साल का बजट अगर हम बात करें, वार्षिक बजट जो कि करीब $227 मिलियन है, और बाहर होने से कुल राजस्व की लगभग 7% का नुकसान पाकिस्तान की टीम को होता। और ऐसे में पैसे के झटके से बचने के लिए यू टर्न लेती हुई पाकिस्तान की टीम नजर आई है, और इज्जत दांव पर लगाकर पीसीबी ने पैसे को तरजीह दी है। पैसे को उन्होंने सपोर्ट किया और पैसे को चुना, जिसके बाद में बैकफुट पर पाकिस्तान की टीम बीते कल नजर आई। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है भारत के साथ जब मैच खेला था तो हार से तो बौखलाया हुआ ही है, लेकिन उसके बाद में जब भारतीय टीम ने हैंडशेक नहीं किया तो उससे उसका गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन जब बीते कल यूएई के साथ मैच खेलने से पहले 2 मांगे रखी तो उन दोनों ही मांगों को आईसीसी ने ठुकरा दिया, जिसके बाद में इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हुई। इसी के साथ चलिए अब दूसरी प्रमुख खबर का कर लेते हैं रुख, जहां आपको बता दें कि त्योहारों का सीजन शुरू होते ही हर घर में नई नई खरीदारी की लिस्ट बनने लगती है। आपके घर में भी ये लिस्ट बन रही होगी, क्योंकि 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहा है, और नवरात्रि के बाद से एक एक करके कई सारे त्योहार हैं। और ऐसे में खासकर बात करते हैं दुर्गा पूजा की, दिवाली की और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर लोग नए नए कपड़े खरीदने काफी शुभ मानते हैं। लेकिन अब की बार खास बात यह है कि कपड़ों की कीमतें आम लोगों की जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेंगी, जिसकी वजह है सरकार का नया जीएसटी स्लैब, जो कि 22 सितंबर 2025 से हो रहा है लागू। जीएसटी रिफॉर्म से न सिर्फ रसोई का सामान और कपड़े सस्ते होंगे, बल्कि साइकिल खरीदने वाले कस्टमर्स को भी काफी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि साइकिल पर लगने वाले जीएसटी को भी घटाया गया है। इससे साइकिल की ओर लोग ज्यादा रुचि तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही प्रोडक्शन भी इसका बढ़ेगा। आखिर साइकिल और कपड़ों से जीएसटी घटने से किसे और कैसे होगा फायदा, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 22 सितंबर से सस्ते होंगे कपड़े। तो जी हां, 22 सितंबर से ये कपड़े सस्ते होने जा रहे हैं, जहां 2500 रुपए तक का जो एक भी पीस होगा उस पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। हालांकि इससे पहले ये कीमत 1000 थी, यानी कि 1000 से ऊपर के जो भी कपड़े होंगे उन पे जीएसटी ज्यादा लगेगा, और अब ये लिमिट बढ़ाकर 2500 कर दी गई है। लिमिट बढ़ाने से कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उसको काफी ज्यादा राहत, क्योंकि त्योहार है और त्योहार में पूरे परिवार के कपड़े आते हैं, तो सीधी सी बात है कि कपड़े इस बार उन्हें सस्ते पड़ेंगे। घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के भी एक प्रमुख वजह इसके पीछे मानी जा रही है कि जीएसटी जो रेट कम किए गए हैं, और जब ज्यादा मांग होगी तो परिधान विनिर्माण में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर इसके जरिए फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो भारत की जो हम लगातार बात करते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात हम लगातार करते हैं, तो ऐसे में घरेलू ब्रांड और निर्यातकों को भी काफी मदद इसके जरिए मिलेगी, क्योंकि जो विदेशी ब्रांड है उसके कपड़े महंगे होते हैं तुलना में भारत के कपड़ों की, तो ऐसे में उनको भी सपोर्ट मिलेगा। मानव निर्मित जो रेशे हैं उन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया। तो वहीं मानव निर्मित धागों पर जो कि पहले 12% जीएसटी लगता था, उसे भी घटाकर अब 5% कर दिया गया है। एमएसएमई की अगर हम बात करें तो छोटे और मध्यम जो उद्योग होते हैं उनको भी मजबूत करने का काम ये कम जीएसटी करेगा, जो कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। भारतीय वस्त्रों को भी इसके जरिए सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया का जोर पकड़ेगा और वैश्विक कपड़ा हब बनने की ओर भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। अर्थव्यवस्था में भी इसका सीधे तौर पर असर हमें आगे आने वाले समय में, या यूं कहें कि भविष्य में देखने को मिलेगा।
जहां एक तरफ कपड़े सस्ते हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइकिल भी सस्ती हो रही है, जो कि कम दाम है इसके, लेकिन फायदे इसके तमाम है। साइकिल पर जीएसटी पहले 12% लगता था, जिसे घटाकर 5% किया गया। साइकिल और उसके अंदर जो इस्तेमाल होते पुर्जे, वो दोनों ही सस्ते कर दिए गए। छात्रों और युवाओं को में कहीं ना कहीं साइकिल चलाने की जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो आगे आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आएगी। और साथ ही शारीरिक गतिविधि भी बढ़ेगी, जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा, क्योंकि जब हम साइकिल चलाते तो वो एक एक्सरसाइज के तौर पे भी देखा जाता है। और साइकिल जब चलाएंगे तो पर्यावरण के अनुकूल भी होगा, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे कि अनुकूल परिवहन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो साइकिल पर 17% टैक्स लगाया जाता था, जो कि अब कहीं ना कहीं 5% इस समय कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे, मुकुल का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम करने के बाद में क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं। सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से पहले की सरकार लगातार टैक्स वसूलती थी और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर टैक्स वसूला जाता था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मुकुल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कपड़े पे टैक्स कम किया गया 5%, और वहीं दूसरी तरफ साइकिल पर भी। साइकिल की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था और साथ ही जो खासतौर पर जो गरीब लोग हैं और जो युवा हैं, उनके लिए बेहद ही जरूरी होती है साइकिल, जिस पर पहले 17% टैक्स लगाया जाता था, जिसको घटाकर के जब जीएसटी आया तो 12% किया गया और अब 5% साइकिल पर जीएसटी कर दिया गया है। मुकुल। बिल्कुल कृतिका, जैसा आपने बताया, साइकिल की अगर बात की जाए, क्योंकि आज भी न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए बल्कि शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं साइकिल का जो चलन है एक बार फिर से आया है। और वो कहीं ना कहीं जब हम अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी सेहत को लेकर अगर बात करते हैं तो ये एक हम दोबारा से देख पा रहे हैं कि लोग जो साइकिल है वो ज़्यादा चला रहे हैं। संडे ऑन साइकिल करके हम देखते हैं किस तरीके से अभियान चलाया जाता है। और ऐसे में ज़रूरी है, जिस तरीके से आपने बताया, कि जो लोग हैं अपनी सेहत के प्रति थोड़े से और ज़्यादा जागरूक होंगे। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं एक आवागमन का जो साधन है, क्योंकि सरकार का ध्यान इस पर है, न सिर्फ कनेक्टिविटी को हम बेहतर कर रहे हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आवागमन के लिए जो स्कूली छात्राएं हैं वो साइकिल का इस्तेमाल जाहिर तौर पर करते हैं। तो उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है ये कि किस तरीके से जो 5% अब साइकिल पर जीएसटी लगेगा, उसके साथ साथ उसके जो कलपुर्जे होंगे, क्योंकि हम देखते हैं जब साइकिल भी है अगर उसकी मेंटेनेंस भी आ रही है तो वहाँ भी जो पहले पैसे जाता था जाहिर तौर पर वो भी काफ़ी कम होगा। इसके अलावा कपड़ों की अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो ना सिर्फ जीएसटी की जो कटौती की गई है बल्कि जो लिमिट भी बढ़ाई गई है। अब आप 2500 तक के अगर कपड़े लेते हैं तो वहाँ आपको 5% की जो जीएसटी है वो देनी होगी, जबकि पहले अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ 1000 रुपये का था। तो अब यानी कोशिश ये की जा रही है कि कैसे आप जो परचेसिंग पावर है आपकी वो भी ज़्यादा मजबूत हो रही है, जो अलग अलग उत्पाद हैं वो आपको कम दाम में मिलेंगे। तो अगर एक इकोसिस्टम इस तरह का तैयार किया जा रहा है जिसका सीधा लाभ ना सिर्फ जो खरीदार हैं, जो ग्राहक हैं उनको, बल्कि जो खासतौर से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी फायदा हो। इसके साथ ही मुकुल, देखिए, जब हम बात करते हैं कपड़ों की तो क्योंकि त्योहार भी अब शुरू होने वाले हैं, 22 तारीख से पहले सबसे पहले नवरात्र होंगे, उसके बाद में एक एक करके कई सारे त्योहार हैं और कपड़ा खरीदना काफी शुभ भी माना जाता है, पूरे परिवार के कपड़े आते हैं। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास है उसको इस बार जीएसटी में छूट कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। और जिन कपड़ों पर अगर हम बात करें तो 2500 तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी ही लगेगा, जिससे मार्केट में जो पैसे का फ्लो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला है अगर उसको हम देखते हैं, जैसा आपने बताया कि त्योहारी सीज़न है तो कहीं ना कहीं मांग निकलती हुई यहाँ पे नज़र आएगी, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे और उसके बाद ज़्यादा उसका उत्पादन करना पड़ेगा। और सीधा अगर इसको अर्थव्यवस्था से जोड़कर हम देखते हैं कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है वो तो मिलेगा ही। लेकिन इसके साथ साथ त्योहारी सीज़न में माना जा रहा है करीब इस बार 20% ज़्यादा जो सेल है, जो बिक्री है वो नज़र आएगी। तो सीधे तौर पर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उनको तो जिस तरीके से बड़ी कटौती की गई है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि दिवाली का जो एक धमाका है, बम्पर धमाका जो है वो पहले ही उन्होंने दे दिया और उसका सीधा असर जो है हम देखेंगे 22 सितंबर के बाद से। लेकिन अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, आम आदमी की बात की जाए, गरीब परिवारों की बात की जाए, क्योंकि
त्योहारी सीजन पर नए कपड़े लेने की जो चाहत रहती है, आज के समय में भी हर कोई काफ़ी खुश होता है जब भी नए कपड़े लेता है, फिर चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम साइकिल की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहला एक, अगर कोई बच्चा भी है तो उसके लिए लगता है ये मेरी गाड़ी है, और वो खुशी एक परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए अलग होती है। अब ऐसे न जाने कितने ही परिवार होंगे जो कि जाहिर तौर पर पहले शायद उनको सोचना पड़ रहा होगा कि अपने बच्चे को साइकिल हमें दिलवानी है, कहीं और ज़्यादा महंगी ना हो जाए, त्योहार आ रहे हैं, कैसे हमारा बजट बनेगा। लेकिन अब वो जो बजट है वो बेहद ही संतुलित तरीके से वो देख सकेंगे, कपड़ों की खरीदारी वो कर सकेंगे और अपने बच्चे को साइकिल भी दिलवा सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज़ में बढ़ते आगे और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे बांग्लादेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। एक छोटा सा ब्रेक। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुख करते हैं हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण खबर का, पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी। बचपन कला और संस्कार सीखने का समय होता है, तो फिर बच्चों को संगीत और नृत्य सिखाने का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां कट्टरपंथी संगठन लगातार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कट्टरपंथी संगठनों ने यूनूस सरकार को चेतावनी दी है कि अगर स्कूलों में बच्चों को गाने और डांस सिखाया जाएगा तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही मांग ये भी है कि स्कूलों से डांस और संगीत सिखाने वाले जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है और इससे बच्चे चरित्रहीन हो जाएंगे। दरअसल मोहम्मद यूनुस सरकार की नई शिक्षा नीति में स्कूलों में म्यूजिक और डांस पढ़ाने की योजना है, लेकिन कुछ संगठनों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि जहां पूरी दुनिया में कला और संस्कृति को सामाजिक समृद्धि का हिस्सा माना जाता है, वहां बांग्लादेश में इसका विरोध समाज को कितना पीछे ले जाएगा। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में म्यूजिक डांस का विरोध। तो जी हां, बांग्लादेश में इस वक्त म्यूजिक और डांस का विरोध किया जा रहा है, जहां शिक्षा व्यवस्था पर कट्टरपंथी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हावी हो रहे हैं, लगातार सरकार की जो हाल ही में शिक्षा नीति आई है उसके खिलाफ हमला बोलते हुए कट्टरपंथी लोग नजर आए हैं और स्कूलों में बच्चों के म्यूजिक और डांस सीखने पर उनको सबसे ज्यादा ऐतराज है। म्यूजिक और डांस के जो टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति रोकने के लिए भी मांग कर रहे हैं कि उनकी जो नियुक्तियां हैं उनको रोक दिया जाए। म्यूजिक और डांस टीचर्स की जगह मौलवियों की भर्ती हो, ये डिमांड की जा रही है। उनका कहना है कि अगर बच्चे डांस और म्यूजिक सीखेंगे तो चरित्रहीन हो जाएंगे। जमात इस्लामी जैसे कई संगठन हैं जो इसके विरोध में इस समय उतरे हुए हैं। लेकिन क्या वाकई बच्चों को म्यूजिक से दूर रखना, संस्कृति से दूर रखना, डांस से दूर रखना, क्या वाकई ये सही है? क्या उनकी अभिव्यक्ति के खिलाफ नहीं है क्या? और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि बच्चे जो है वो नास्तिक बन जाएंगे। कट्टरपंथियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अगर बच्चों को म्यूजिक और डांस सिखाया जाएगा, संगीत सिखाया जाएगा, तो वो नास्तिक बन जाएंगे। म्यूजिक और डांस इस्लाम के खिलाफ है।
संगीत और नृत्य सीखने से मजहबी शिक्षा जो है वो कमजोर होगी। सोचिए किस तरीके की ये सोच है। उनका कहना है कि अगली पीढ़ी इस्लाम में विश्वास ही नहीं करेगी। स्कूलों में इस्लामिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। कट्टरपंथी समूहों की यूनुस प्रशासन को सीधे तौर पर यह वार्निंग दी गई है और कहा है कि अगर मांग नहीं मानने पर सरकार का विरोध ये लोग करेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आएंगे। तो इस तरीके की सोच है कुछ कट्टरपंथी संगठनों की, जिनका ये कहना है कि अगर बच्चों को अगर संगीत सिखाया जाएगा, डांस सिखाया जाएगा तो वो चरित्रहीन हो जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या छोटे बच्चों को डांस से, म्यूजिक से दूर रखना उनकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने जैसा नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ गए। प्रसन्नजीत, क्या कहेंगे जिस तरीके की ये मानसिकता कुछ कट्टरपंथी संगठनों की नजर आई और बच्चों को डांस और संगीत से दूर रहने की बात उनकी तरफ से की जा रही है और लगातार ये मांग है कि जो स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनको भी हटाया जाए और मौलवियों की भर्ती हो उनकी जगह? नहीं कृतिका, ये तो होना ही था। मोहम्मद यूनुस ने अपने हाथों से जो फ्रैंकेस्टाइन बनाया है वो फ्रैंकेस्टाइन अपना चेहरा और चरित्र दिखाने का काम शुरू कर दिया है। ये चाहे पूरे दुनिया को बताने के लिए मोहम्मद यूनुस ने जितना भी अपना एक ये चरित्र दिखाने की कोशिश करे कि वो सेक्युलर है, वो आगे बांग्लादेश को लेके जाना चाहते हैं, वो आधुनिक बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये बेसिकली एक झूठा पर्दा डालने की कोशिश मोहम्मद यूनुस ने पिछले 1 साल से करने की कोशिश किया था। लेकिन आखिर में उन्होंने जो ये जमात जैसे जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, इन्हीं को बढ़वा दिया है और उन्हीं की छत्रछाया में पिछले 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय पर तख्त पे बैठे हुए हैं। अब वो पूरे दुनिया को धोखा देने के लिए जो भी एजुकेशन पॉलिसी दिखाने की और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली वो आखिर तक उन्हें जमात की इस निर्देश को मानना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा कि थोड़ी दिन पहले ढाका विश्वविद्यालय में एक चुनाव हुआ छात्र संगठन की, और वहां पे जिस तरह से ये जमात की छात्र संगठन जो इतना दिन तक बांग्लादेश में बैन किया हुआ था, वो छात्र शिविर हर एक कैंडिडेट छात्र शिविर का वो बहुत ज्यादा वोटों से जीत गए। उसमें चुनाव क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस सवाल पूरे बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में अभी भी जो कुछ लोगों ने सोचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति मोहम्मद यूनुस ने बना दिया है, ये उसी का फ्रैंकेस्टाइन नतीजा है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर यूं तो संगीत की जब हम बात करते हैं तो संगीत आपको बहुत मेंटली रिलैक्स करता है और संगीत कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन से भी दूर रखने का काम करता है। लेकिन वहीं बांग्लादेश में इसी संगीत पर रोक लगाने की बात इस समय कट्टरपंथी संगठन करते हुए नजर आ रहे हैं। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।